नमस्कार, मैं हूं शीतल राजपूत। भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी बहस के खास शो सरहद आर पार में आपका स्वागत है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भारत से खराब रिश्तों का ठीकरा मोदी सरकार के सर फोड़ा है। क्या नवाज शरीफ सरकार को मोदी फोबिया हो गया है? आखिर भारत और पाकिस्तान के बीच तू मैं कब तक चलेगी? आज इसी सवाल पर सरहद आर पार में होगी बड़ी बहस, लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबरें। खास खबरों के प्रस्तुत करता है MDH, प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान। MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। दिल्ली के दंगल में मोदी का केजरीवाल पर बड़ा हमला, कहा कुछ लोगों को सिर्फ धरना देने में मास्टरी, दिल्ली को अराजक नेता की जरूरत नहीं। केजरीवाल का पलटवार, बोले मोदी के पास दिल्ली के लिए कोई एजेंडा नहीं। प्रधानमंत्री मोदी का दिल्ली से बम्पर वादा, कहा अब मोबाइल ऑपरेटर की तरह लोग अपनी मर्जी से चुन सकेंगे बिजली कंपनी। 2022 तक हर गरीब को पक्के मकान का वादा। यूपी के लोगों को जल्द लग सकता है महंगाई का करंट, शहरों में बिजली हो सकती है 20% महंगी। बीपीएल परिवारों का बिजली बिल डबल करने की तैयारी। कोलकाता में दमदम स्टेशन के पास लो इंटेंसिटी ब्लास्ट, धमाके में 2 लोगों के घायल होने की खबर। स्टेशन के गेट नंबर 2 के पास टिफिन में रखा था बॉम्ब। सुनंदा पुष्कर मर्डर केस में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का ट्विस्ट, कहा थरूर ने नहीं किया कत्ल लेकिन उन्हें मालूम है कातिल कौन है। Mr. Tharoor did not kill her, but Mr. Tharoor knows who killed her and facilitated her killing. और इंडिया न्यूज की खबर का असर, नोएडा अथॉरिटी का कर्मचारी नितिन राठी सस्पेंड, फ्लैट दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी का आरोप। यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने इंडिया न्यूज को कहा शुक्रिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ इस हफ्ते बहरीन के दौरे पर गए थे। वहां उन्होंने भारत से खराब रिश्तों के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। नवाज शरीफ का आरोप है कि भारत से दोस्ती के लिए पाकिस्तान के किए कराए पर भारत सरकार ने पानी फेर दिया। इससे पहले 3 दिसंबर को इस्लामाबाद में पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सरताज अजीज ने कहा था कि उन्हें भारत की मौजूदा सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। आज सरहद आर पार में इंडिया न्यूज और पाकिस्तान से दिन न्यूज के बीच इसी सवाल पर बड़ी बहस होगी कि क्या नवाज शरीफ सरकार को मोदी फोबिया हो गया है? आखिर कब तक भारत और पाकिस्तान के बीच तू मैं चलती रहेगी? भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित मुद्दों पर बातचीत से बात बनेगी, अब ये उम्मीद भी खत्म होती जा रही है। वजह यह है कि दोनों देशों के बीच बातचीत के दरवाजे बंद हैं, सरहद पर गोलियां चल रही हैं और पाकिस्तान की हुकूमत चला रहे लोगों की जुबान ऐसे चल रही है जिससे बात बनने की बजाय बिगड़ने के आसार ही ज्यादा हैं। भारत से रिश्तों की खटास बढ़ाने वाली नई बात कही है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने। बहरीन दौरे पर गए नवाज शरीफ ने भारत के साथ पाकिस्तान के तनावपूर्ण रिश्तों का ठीकरा मोदी सरकार के सिर फोड़ा है। मेरी सरकार ने भारत की नई सरकार के साथ बेहतर रिश्ते बनाने के लिए संजीदगी से कोशिश की थी, लेकिन बदले में भारत ने ऐसी कोई संजीदगी नहीं दिखाई। इससे पहले पाकिस्तान सरकार के विदेशी मामलों के सलाहकार और पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सरताज अजीज ने कहा था कि भारत की मौजूदा सरकार से द्विपक्षीय बातचीत से कुछ हासिल होने की उम्मीद नहीं है। भारत ने बातचीत रद्द की है और अब ये भारत की जिम्मेदारी है कि वो बातचीत की पहल करे। वैसे पाकिस्तान को भारत के साथ द्विपक्षीय बातचीत में किसी कामयाबी की उम्मीद नहीं है, खासकर मोदी सरकार के सत्ता में रहते हुए। अब ये बड़ा सवाल है कि क्या पाकिस्तान में नवाज शरीफ सरकार को मोदी फोबिया हो गया है? इस सवाल का जवाब सरहद के हालात में तलाशें तो दोनों देशों के रिश्तों की तस्वीर बेहद डरावनी दिखती है। भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद से ही सरहद पर पाकिस्तान की ओर से लगातार गोलाबारी चल रही है। पिछले 1.5 महीने में 2 बार ऐसी नौबत आ चुकी है जब सरहद पर बसे गांव के लोगों को घर बार छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। वहां से गोली आती है, यहां से गोला जाता है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है।
अब गोलीबारी की शुरुआत तो पाकिस्तान की सेना करती है, मगर उसकी समाप्ति हिंदुस्तान की फौज करती है। भारत से दुश्मनी बढ़ाकर पाकिस्तान में राजनीतिक रोटियां पिछले 68 साल से सेकी जा रही हैं और अब पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की आवाजें भारत में भी कुछ ज्यादा ही तेजी से गूंज रही हैं। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि आखिर भारत और पाकिस्तान के बीच तू-तू मैं कब तक चलती रहेगी। भारत और पाकिस्तान दोनों देश ये कहते रहे हैं कि रिश्ते बातचीत से ही सुधरेंगे, विवादित मसलों का हल भी बातचीत से ही निकलेगा। लेकिन मौजूदा हालात में तो यही समझ में नहीं आ रहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत होगी कैसी। भारत का रुख साफ है कि बातचीत के लायक माहौल बनाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है, क्योंकि माहौल पाकिस्तान ने ही बिगाड़ा है। जबकि पाकिस्तान में नवाज शरीफ से लेकर उनके सभी सलाहकार मान चुके हैं कि मोदी सरकार के रहते रिश्ते सुधरने की कोई उम्मीद नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो क्या नवाज शरीफ और उनकी सरकार को मोदी फोबिया हो गया है और ये तू मैं का दौर आखिर कब तक चलता रहेगा, कभी थमेगा भी कि नहीं थमेगा, बातचीत आगे बढ़ेगी कि नहीं, इसी पर आज सरहद आर पार में हम बातचीत करेंगे, बहस करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे दिल्ली में एक अच्छा खासा पैनल मौजूद है और लाहौर से हमारे साथ दिन टीवी के एंकर एम अजीम जुड़ गए हैं, उनके साथ उनका पैनल है। अजीम साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो मैं अपने पैनल को आपको इंट्रोड्यूस कर देती हूँ, फिर आप अपने पैनल को हमें इंट्रोड्यूस कर दीजिए और फिर हम बातचीत आगे बढ़ाएं। मेरे साथ स्टूडियो में विजय जौली बीजेपी नेता मौजूद हैं, मेजर जनरल अशोक मेहता डिफेंस एक्सपर्ट, रक्षा मामलों के जानकार हमारे साथ स्टूडियो में हैं, पूर्व राजनयिक एक्स डिप्लोमैट शिव शंकर मुखर्जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं और विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। अजीम साहब, मैं चाहूंगी कि अब आप अपने पैनल को हमें इंट्रोड्यूस करा दें। जी शीतल, पाकिस्तान के नाज़रीन के लिए हम पहले भी बता चुके हैं और भारत में देखने वालों के लिए हम बताते चले कि इफ्तिखार अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत में भी एक मारूफ सहाफ़ी के तौर पर जाने जाते हैं, जर्नलिस्ट हैं, तर्जयकार हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है, दिफाई तर्जयकार हैं। आप साबिक DG ISI पंजाब भी रहे हैं। सुहेल लाशारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आप सदर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के। शीतल राजपूत, हम ये चाह रहे हैं कि आज ये गुफ्तगू की जाए कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के खिलाफ एक फैसला कुन जंग लड़ी जा रही है, ये समझा जाए कि क्या ये दहशतगर्द सिर्फ पाकिस्तान के लिए खतरा है या फिर भारत के लिए भी ये बड़ा खतरा बन सकते हैं। हम चाहेंगे कि आपके पैनलिस्ट इस सवाल का जवाब दें। हमारे पैनलिस्ट इस सवाल का जवाब जरूर देंगे और इसका जवाब बेहद मुझे लगता है कि ये कोई देने लायक बात भी नहीं रह गई, क्योंकि आतंक, टेरर जितना ज्यादा भारत ने भुगता है, इसे आप भी जानते हैं, आपकी सरकार भी जानती है। क्योंकि आपने ये सवाल पहले किया है तो हमारे एक पैनलिस्ट से कहूंगी कि वो जरूर इसका जवाब दे दे। शिवशंकर मुखर्जी इसका जवाब देंगे और उसके बाद फिर हम अपना सवाल आपके पैनल से पूछेंगे। इसका जवाब बहुत ही सरल भाषा में दिया जा सकता है। पाकिस्तान के क्रिएशन के बाद विद इन 14 वीक्स पाकिस्तान ने अपना पॉलिसी जो आज तक जारी है, भारतवर्ष से दुश्मनी जारी की थी। जब काफी सालों के बाद, 4 युद्धों के बाद, जब इनको पता चला कि कन्वेंशनल वॉरफेयर से उनका जो लक्ष्य है वो कभी पूरा नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, 1989-90 से उन्होंने वो पॉलिसी अडॉप्ट किया है जो आज तक चालू है, वो है टेररिज्म एज अ स्टेट पॉलिसी। सरकार की पॉलिसी, सरकार का एक आर्म टेररिज्म। ये नॉन स्टेट एक्टर्स वगैरह की जो बातें चलती हैं, दैट इज ऑल, वो सिर्फ दूसरों को फूल करने के लिए हैं। नोबडी इज फूल्ड बाय इट। अब इसको ज्यादा बढ़ाने की बात नहीं है, कहने के लिए ये बहुत काफी होगा कि सारी दुनिया को, यूनाइटेड नेशंस को, यूनाइटेड स्टेट्स जो आप इनका ये एलाय मानते हैं, अपना दोस्त मानते हैं, उन्होंने हाईएस्ट लेवल तक ये दोहरा दिया है कि पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट है। हमारा जो सवाल था बुनियादी तौर पर, गालिबन हम अपना सवाल आप तक पहुंचा नहीं पाए हैं। अगर आप चाहें तो अपना सवाल हम दोबारा से दोहराई देते हैं। सवाल हमारा ये, चलिए दोहरा दीजिए। शिकार पाकिस्तान इस वक्त है, क्या इन्हीं दहशतगर्दों से भारत को खतरा हो सकता है या नहीं? आपका ख्याल क्या है इस बारे में? जनरल मेहता में जो सिचुएशन है उसकी बात कर रहे हैं। अभी जनरल मेहता से जवाब ले लेते हैं, शिवशंकर मुखर्जी के पास बाद में आऊंगी। जनरल मेहता, ये जो सवाल पूछे अपने आप में हास्यास्पद है। जो
दहशतगर्दी का मामला है, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, हिंदुस्तान के लिए भी अहमियत रखता है, क्योंकि उसका असर सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं, ये पूरे इलाके में, रीजन में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट या साउथ एशिया जैसे कहते हैं, उस पे उसका असर पड़ता है। और इसलिए इसको लड़ने के लिए बहुत सीरियसली इस मसले को इसके साथ निपटना चाहिए। और सीरियसली का मतलब है कि जैसे नवाज शरीफ साहब ने कहा पेशावर के बाद कि कोई गुड तालिबान या बैड तालिबान नहीं है, अगर वो डिस्टिंक्शन को अलग कर दिया जाए, वो निकाल दिया जाए जैसे नवाज शरीफ साहब ने बयान दिया, तो मैं समझता हूं कि भारत और पाकिस्तान मिलकर, और इसमें अफगानिस्तान को भी हम शामिल कर सकते हैं, हम मिलकर इस लड़ाई को लड़ें, बड़े पैमाने पे लड़ें, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये सिर्फ पाकिस्तान का खतरा नहीं है, अफगानिस्तान में खतरा नहीं है, इसका खतरा हिंदुस्तान पे भी पहुंचता है। तो इसका छोटा जवाब यही है कि खतरा अवश्य है, जरूर है, और इसको मिलजुल के लड़ना है और ऑनेस्टली लड़ना है, सीरियसली लड़ना है। मिलजुल कर लड़ना है, ऑनेस्टली और सीरियसली, सिंसियरली लड़ना है। अजीम साहब, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, बेहद बुनियादी सवाल है, वो ये है कि जब आप भी समझते हैं कि टेररिज्म आपके लिए प्रॉब्लम है, हमारे लिए प्रॉब्लम है, मिलजुल के लड़ना ही एक रास्ता है, तो ऐसे में आपके प्राइम मिनिस्टर का ये ताजा स्टेटमेंट बहरीन में कि भारत की सरकार जब तक है, मौजूदा सरकार, कोई बातचीत नहीं हो सकती, किसी तरह की कोई इनिशिएटिव कामयाब नहीं हो सकती, और आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का भी यही कहना कि बायलैटरल टॉक्स तो 40 साल से चल रहे, कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे में ये बयान कितने गैर जिम्मेदाराना है आपकी नजर में? आपके पैनल से ये जानना चाहूंगी। जी शीतल राजपूत, मैं चाहूंगा कि पहले वजीर आजम पाकिस्तान के बयान को सही तौर पर लिया जाए। वजीर आजम पाकिस्तान ने जो कहा है उसको अगर आप दोबारा से रीड करें, जो बहरीन में उन्होंने स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट ये था कि पाकिस्तान बायलैटरल टॉक्स चाहता है, लेकिन भारत की तरफ से गालिबन इस मामले पर संजीदगी नहीं दिखाई जा रही है, और जो कुछ गुज़श्ता बरस में हुआ और जो कुछ लाइन ऑफ कंट्रोल पर और वर्किंग बाउंड्री पर हो रहा है, उससे भारत की संजीदगी बहुत वाज़ेह होती है। लेकिन आपका ये सवाल है तो हम चाहेंगे कि ब्रिगेडियर गजनफर साहब इसको रिस्पॉन्ड करें। देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक तो जो अगर आप प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की स्टेटमेंट्स का रेफरेंस देती हैं, तो आपको अगर तो आप ऑनेस्टली एनालाइज करना चाहते हैं बगैर किसी तासुब के, तो आपको अपने प्राइम मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट्स मुख्तलिफ मौके पे आई हैं उनका भी जरूर नोटिस लेना होगा कि क्या वो स्टेटमेंट्स ऐसी हैं जो आप में और हम में भाईचारा बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। मसलन, और उसके साथ साथ दूसरा आपने जिक्र किया नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की स्टेटमेंट का, तो आप अगर अपने जो नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइजर हैं अजीत कुमार दोवल, उनका अगर आप लेटेस्ट एड्रेस सुन लें और उसमें जिस तरह वो प्रीच कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ प्लान्स बनाने का, और उसके ऊपर आखिरी सेंटेंस में जब वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की बहुत ज्यादा वल्नरेबिलिटीज है जिसको हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, और उसके साथ वो कहते हैं कि जो तालिबान है वो तो मिस्क्रिएंट्स हैं, उनको पैसे से खरीदा जा सकता है, तो इसका मतलब है कि उनकी जो एटीट्यूड है वो टेररिज्म को हवा देने की तरफ है। और ये जो टेररिज्म को हवा देने की कोशिश है, ये एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती एक ऐसे मुल्क से जो डेमोक्रेसी को साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू हम तक आ गया, भारत तक भी पहुंच गया है। हम चाहेंगे कि इफ्तिखार अहमद साहब भी इसी सवाल को एड्रेस करें और रिस्पॉन्ड करें कि क्या पाकिस्तान इस वक्त गलती पर है या भारत गलती पर है दोनों ममालिक के ताल्लुकात को लेकर। देखिए जी, सिंपल सी बात है, हम कह रहे हैं कि क्या पाकिस्तान में अगर दहशतगर्दी होती है तो उसको हिंदुस्तान को फायदा या नुकसान, उन्होंने तस्लीम कर लिया कि उनको नुकसान है। और ये बात अच्छी कही उन्होंने कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अफगानिस्तान और हिंदुस्तान को मिलकर इसके खिलाफ लड़ना चाहिए। ये है आज का मुद्दा। अब इसको फौरी तौर पर शीतल राजपूत ने खींच के किसी और तरफ ले जाने की कोशिश, जवाब उस तरह शीतल राजपूत अगर ऐसे सवाल करेगी तो फिर उसका जवाब के लिए ब्रिगेडियर साहब बिल्कुल तैयार है। शीतल राजपूत, शीतल आप देखिए, आप सवाल आपकी तरफ से आया, हमारे पैनल ने जवाब दिया, फिर हम भी सवाल करेंगे, हमें भी हक है, और अभी आपका जो पॉइंट आया उसमें विजय जॉली बीजेपी के प्रोमिनेंट नेता हैं, वो जवाब देना चाहते हैं। देखिए, मुझे बड़ी आश्चर्य लग रहा है, मेरे पाकिस्तान के मित्र कहते हैं हम भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं,
पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर एक स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल के ऊपर इसके विपरीत काम होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और मेरे पास इन लोगों की और संस्थाओं के नाम है, क्या यह सच नहीं है पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैश ए मोहम्मद, उसका चीफ कौन है जो पाकिस्तान में? मौलाना मसूद अजहर साहब। लश्कर तोयबा एलईटी, इसका चीफ कौन है? हाफिज मोहम्मद सईद साहब। हरकत उल इंसार, इसका चीफ कौन है? फजलुर रहमान साहब। हिजबुल मुजाहिदीन, ये आपके यहां पर एक आतंकवादी संगठन है और अमेरिका ने भी इसको आतंकवादी संगठन की संज्ञा दी है। इसका चीफ कौन है? डॉक्टर बदर मुनीर साहब। आप मेरी बात सुनिएगा, मैं आपकी एक एक बात का जवाब, आप ये बताइए, क्या ये दहशतगर्दी फैलाने वाले पाकिस्तान की सॉइल के ऊपर खुलेआम नहीं घूम रहे? अगर आपके प्रधानमंत्री, आपकी सरकार वास्तव में दहशतगर्दी को रोकना चाहते हैं, इनको क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? आप यहाँ आरएसएस का चीफ है, लेकिन करते कुछ है। आप यहाँ वीएचपी का चीफ है, आपने हिंदुत्व वीएचपी ने कभी टेरर को न्यूज का काम नहीं किया। वीएचपी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो संस्थाओं के नाम मैंने दिए, आप बताइए ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं? हिंदुस्तान के अंदर जैसे लोगों ने फैलाया हुआ है और आप जैसे लोग अटैक हुआ, इसका आज भी आरोपी मसूद साहब है। हिंदुस्तान की न्यायालय है, आपके अंदर खिलाफ उन्होंने आज भी नॉन पेनेबल वारंट जारी किए। आपने क्या किया? आगे बढ़ाते हैं शीतल राजपूत, मैं चाहूंगा आप ही लोग हैं जो गरम करते हैं टेररिज्म को, और आप एक फाशिस्ट चले जा रहे हैं और वही बार-बार आप जैसे फाशिज्म वाले लोग हैं, उसी के मुताबिक अगर बात करनी है, आप जैसे फाशिज्म वाले लोग हैं जो पाकिस्तान आप कहते कुछ है, करते कुछ है। इसलिए 16 दिसंबर 2014 को जो पेशावर के अंदर घटना घटी है, आपके जो बच्चे मारे गए वो हमारे भी बच्चे थे, लेकिन आपको बाप को मार दिया, लेना होगा। आपने तो अपने बाप को मार दिया, आप और क्या किसी से बात की बात करते हैं? आपने बेनजीर भुट्टो साहब को मारा, आपके अपने लोगों ने अपने मसाले। मोहम्मद अजीम साहब, मैं ये चाहूंगी, अगर ये इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, शांत मोहम्मद अजीम साहब, मैं ये चाहूंगी कि आपका पैनल नहीं, मुद्दा हम समझ चुके हैं। मैं ये चाहूंगी कि आपका पैनल थोड़ा सा नियंत्रण में रहे, आपका पैनल थोड़ा सा नियंत्रण में रहे और इस तरह के गैर जिम्मेदाराना शब्दों का इस्तेमाल ना करें और ऐसे गैर जिम्मेदाराना लफ्जों का, अल्फाज का इस्तेमाल न किया करें। बरगेडी साहब आपने गिना दी ना, बस शीतल ऑर्गेनाइजेशन अगर गिनाओगे तो हम भी गिनाएंगे, तो ब्रिगेडियर साहब भी गिनाएंगे। मैं बात कुछ और करना चाह रहा था। शीतल राजपूत, आप देव आनंद की बहुत चाहने वाले हो और आप मेरा ख्याल है वॉर भी कवर करने गए थे जो पिछले दिनों में लिबनान वगैरह के साइड पर हो रही थी। आपने जिंदगी को बड़े करीब से देखा है कि जितने आपके पार्टिसिपेंट हैं ये बूढ़े हो गए हैं और आप कश्मीर को भी कवर करती हो रेगुलर बुनियादों पर। बड़े तहम्मुल से बात सुनो। पिछले दिनों आपने हमें कहा कि देखो कश्मीर में इतने आज़ादाना इंतखाबात हो रहे हैं और इतने फीसद वोट पड़ गया, ऐसा हो गया, ठीक आपने कहा। नतीजा ये आया कि वहाँ पे हुकूमत की फॉर्मेशन ना हो सकी और हुकूमत की फॉर्मेशन इसलिए नहीं हो सकी कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो और अब्दुल्ला की पार्टी के दरमियान अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। क्यों? अब्दुल्ला के पार्टी में एक मौक़िफ़ है कि वो कश्मीर के बारे में एक खास स्टांस रखते हैं। हमारा आपके दरमियान इख्तिलाफ की वजह कश्मीर है। भारत ने दहशतगर्दी और पाकिस्तान में दहशतगर्दी ना आपके लिए अच्छी है ना मेरे लिए अच्छी है। आज हमने ये बात की थी कि पाकिस्तान इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग लड़ रहा है और ये हकीकत है। हमने अपने कवानीन में तरमीम की है, हमने अपने आइन की कुछ क्लासेस को में कुर्बानी दी है और मुझ जैसा डेमोक्रेट भी मजबूर हो गया है कि मैं फौज को, अदालतों को मौका दूं। तो आप हमें समझने की कोशिश करें। जो नाम आपने लिए ये हकीकत में आपको दुख पहुंचाते होंगे और आप इनका बार बार तस्करा करते हैं। कोई भी पसंद नहीं करेगा कि ऐसे नाम हमारा दुख आपका दुख क्यों नहीं बनता? इसी का तो दुख है। पाकिस्तान में हमारा दुख आपका दुख क्यों नहीं बनता? इसी का दुख है।
आपका दुख मेरा है। क्यों नहीं बनता? देखें मेरा दुख जो है वो आपका दुख होना चाहिए और आपका दुख मेरा दुख होना चाहिए। मैं तो मानता हूँ इस बात को। खुदा का खौफ करो शीतल, अभी तो आप बहुत खुशकिस्मत हो। हम तो इस जंग में, मेरी बात सुन शीतल, मेरी बात सुन लो। शीतल मेरी बात सुन लो। हमने तो इस जंग में 40,000 सिविलियन गंवाए हैं अभी तक। हमारा 8 से 9,000 जवान जो है वो शहीद हुआ है। हमारे शहर जो है अंडर अटैक हैं, वो हम खुश तो नहीं है। लेकिन ये बात आपने खुद टेररिस्ट को ट्रेनिंग दी है, आपने खुद टेररिस्ट एलिमेंट्स को ट्रेनिंग दी है, बिल्कुल उसका खामियाना आज आप सब भुगत रहे हैं। ये आपको समझना पड़ेगा। अगर दहशतगर्दी पाकिस्तान और भारत दोनों को हिट करती है तो इससे इकोनॉमिक लॉस क्या सिर्फ पाकिस्तान का होगा या भारत को भी नुकसान हो सकता है? दहशतगर्दी की मैं आता हूँ आपकी तरफ। ये पाकिस्तान और भारत दोनों के अवाम देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और वो डिस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। लेकिन लशारी साहब से मैं ये जान लेता हूं कि लशारी साहब अगर दहशतगर्दी परसिस्ट करती है तो पाकिस्तान के साथ साथ क्या भारत का भी उतना ही इकोनॉमिक लॉस होगा? आप लोग सुनिए, प्रफुल्ल बख्शी, एक बार हमारे पैनलिस्ट प्रफुल्ल बख्शी कुछ मैं ये बताना चाहता हूं कि सबसे पहला सवाल वो ये था कि क्या दहशतगर्दी से आपको फर्क पड़ रहा है जैसे हमको फर्क पड़ रहा है? आपको ये पता होना चाहिए था जब तालिबान एलिमेंट्स को पैदा किया जा रहा था, जब आप अपने ही पिछौड़े में सांप को पैदा कर रहे थे, आपको उस समय आभास हो जाना चाहिए था कि भैया ये हम लोग को भी काटेगा। अमेरिकन ने आपका उल्लू बना दिया, आप उनके जाल में आ गए, तालिबान को पैदा कर दिया, अब वो काटता फिर रहा है, हमको भी काट रहा है, आपको भी काट रहा है, आपको भी प्रॉब्लम, हमको भी प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम को अब तो बिना लड़े दूर करिए। आपस में बहस करने से, एक दूसरे को गाली देने से कोई फायदा नहीं है। जब तक हम इस प्रॉब्लम के अंदर नहीं जाएंगे और देखेंगे कि तालिबान क्यों पैदा हुआ आपके यहाँ। बहुत ही अहम नुकता है और शीतल राजपूत साहिबा यही स्पिरिट हमें लेकर आगे चलना है। सुहेल लाशारी साहब से हम कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स लेते हैं कि अगर दहशतगर्दी से पाकिस्तान का $100 बिलियन का इकोनॉमिक लॉस हुआ है तो ये पूरे खित्ते में अगर फैलती है तो भारत का इससे लॉस क्या होगा? लाशारी साहब जी, मैं यही अर्ज कर रहा था कि भारत को इकोनॉमिकली लॉस ज्यादा होना है क्योंकि उनकी जो एक्सपोर्ट्स टू पाकिस्तान है वो ट्रेड डिफिसिट तो हमारी तरफ है, वो ज्यादा हमें भेज रहे हैं। और इस वक्त भी जो उनका जनवरी से लेकर नवंबर 2004 में उनका जनवरी में $108 मिलियन की थी, अब $222 मिलियन की ट्रेड हुई है। सो ये उनकी ट्रेड बढ़ रही है, मगर ये एक कदम आगे और 4 कदम पीछे जाने वाली बात है क्योंकि जब तक आप फ्रीली ट्रेड नहीं करेंगे और ज्यादा इसमें जो ट्रेड है वो थर्ड कंट्रीज से हो रही है। सो हमने तो बहुत शुरू से यही सोचा था कि इंशाल्लाह हमारी कोशिशों से और उधर के चैम्बरों की कोशिशों से ट्रेड के हवाले से एक दोस्ती का एटमोसफेयर बनेगा, एक लेन देन का एटमोसफेयर बनेगा, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगी। तो उसकी बुनियाद पे जो हमारे थॉनी इश्यूज हैं वो भी टेबल पे आएंगे और आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो वो भी हम गुफ्तगू के जरिए उनको हल करने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस वक्त भी सबसे बड़ी जरूरत यही है कि हम कंपोजिट डायलॉग की तरफ जाएं जिसमें सारे इश्यूज की बात हो और ट्रेड जो है वो सरफरिस्त है। और हम यही समझते हैं कि जब तक दोस्ती का एक कोई पहलू नहीं निकालेंगे, हर वक्त हम वही बात करेंगे जिससे कोई खटास की बात पैदा हो, तो उससे तो मसले हल नहीं होंगे ना। इसलिए हमें चाहिए कि हम ट्रेड की बात करें, टूरिज्म की बात करें, पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात करें और जो हमें इंडिया ने एक लिहाज से एफएमएन दिया भी हुआ तो उसके हवाले से भी आगे बात करें। ये जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान 10% इरिटेंट्स हैं उनका ही बार बार तस्करा किया जाए। यहाँ पे जो 90% स्पेस मौजूद है जिस वैक्यूम को हम फिल कर सकते हैं, हम दोस्ती कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं, हम ट्रेड कर सकते हैं, हम मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ सकते हैं, क्या हमें उस 90% की तरफ देखना है या फिर बार बार कुरेदना है उसी 10% को? बिल्कुल, शिवशंकर मुखर्जी इसका जवाब देंगे। देखिए, अभी जो आपने आंकड़े सुने और जो सुना कि अगर ये सब ना हो, ये 10% नेगेटिव बातें जो हैं, जो आप कह रहे हैं, और वो अगर ना हो तो 90% हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं इसके खिलाफ नहीं बोलना चाहता। ये तो सही है कि अगर दोनों देशों में कोई इरिटेंट्स, कोई प्रॉब्लम्स ना हो, दुश्मनी ना हो, ये आजकल का जो रिलेशनशिप है, जो खराब रिलेशनशिप है, ना हो,
तो दोनों देश बहुत कुछ एक साथ कर सकते हैं। टेररिज्म के बारे में उसके साथ लड़ने के बारे में तो मेजर जनरल ने अभी बात की कि मिलजुल के लड़ना पड़ेगा, ट्रेड में भी। लेकिन आप इसमें दो चीजें प्रैक्टिकल हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1, सिर्फ ट्रेड के ऊपर मैं ये कहूंगा कि इंडिया नहीं, अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें, फैक्ट्स को देखें, मैं इंडियन डिप्लोमेट के हिसाब से नहीं, मैं प्योरली फैक्चुअल बेसिस पे बता रहा हूं, जहां जहां पॉसिबिलिटी है ट्रेड को आगे बढ़ाने की, वहां वहां पाकिस्तान उसको पॉलिटिकल बेसिस पे रद्द कर देती है। WTO में उनका लाजिम है कि पाकिस्तान मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस इंडिया को दे, नहीं दिया, हमने कंप्लेन भी नहीं किया क्योंकि वो नेशनल इंटरेस्ट कोट करता है। सैफ्टा में, सार्क में दस्तखत किए आपके प्रधानमंत्री ने समिट पे, लेकिन उसमें भी उन्होंने रोक डाल दी है। तो जहां जहां पॉसिबिलिटी खुल रहे हैं वहां भी पाकिस्तान इसको पॉलिटिसाइज करती है, क्योंकि पाकिस्तान का मतलब ये जो स्थिति, ये जो उनका लक्ष्य है कि भारत के साथ आगे नहीं बढ़ना है, भारत को हानि पहुंचाना है, ये अगर मैं मानता हूं कि साथ आगे बढ़ना चाहिए, ट्रेड भी आगे बढ़ेगा, टूरिज्म भी आगे बढ़ेगा। ब्लॉक कर रहा है, सबसे हम जान लें सिर्फ एक चीज, रास्ते में रुकावट कौन है? आप टेररिज्म खत्म कर दीजिए, डायलॉग आगे बढ़ेगा, ट्रेड, टूरिज्म, दोस्ती आगे बढ़ेगी। टेररिज्म के साथ साथ बिल्कुल नहीं हो सकता एक हाथ में बंदूक, दूसरे हाथ में ऑलिव ब्रांच, ये नहीं चलता आजकल के दुनिया में, खासकर। जी, आपको पॉइंट ऑफ व्यू आ गया इफ्तिखार अहमद साहब। जो आगे बढ़ने की पॉसिबिलिटीज हैं, उनको पाकिस्तान ब्लॉक कर रहा है, भाई, भारत रोक रहा पहली बात है, या फिर दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। पहली बात है भाई, हम आपके खिलाफ कोई ऐसी टेररिज्म नहीं कर रहे जो आप रोज आके बैठ के टेररिज्म की बात करते हैं। हम अपने आप ही अपने आदमियों को मार रहे हैं। मैंने कहा कि हमारे तो पिछले कुछ सालों में आप छोड़े, हमारी सुनने दुनिया देख रही है। What is the real? उसके साथ अगर शुरू करेंगे तो हम क्या सुनेंगे? नहीं, what is the real? सर, अजमल कसाब साहब 26 नवंबर 2008 को मुंबई में आते हैं, गोलियां चलाते हैं, वो फांसी पे चढ़ जाते हैं, कितने बंदे मर गए? पाकिस्तान के नहीं है। कितने बंदे मर गए? वो क्या हिंदुस्तान का व्यक्ति था? इतना भाई, कितने मर गए बंदे? हम भी दोस्ती चाहते, हम भी शांति चाहते, हम भी ट्रेड चाहते, लेकिन झूठ बोलने के लिए बैठे हुए पाकिस्तान को रोकना होगा। स्वामी असीमान जो है वो मुसलमान था या हिंदू था? स्वामी असीमान ने आपका चेहरा खोला, उसने जाके आपको कहा कि आप लोगों ने टेररिज्म किया मक्का मस्जिद में। स्वामी असीमान ने स्टेटमेंट दी, आप झूठ क्यों बोलते हो? आपने 35 सिखों को मारा, आपकी फौज ने सिखों को मारा। जब क्लिंटन विजिट कर रहा था, मैडन अल्ब्राइट ने अपनी किताब में क्या लिखा था? उसने कहा था कि ये सिखों ने मारा, आपने एक प्रीस्ट को मारा, आपके लोगों ने उसको एक किराला में एक गाड़ी में गिरा दिया। क्या कर रहे हैं आप? यहाँ अभी जो ये आप माइनॉरिटीज को मारते हैं, आप चर्चेस को जलाते हैं, आप टेम्पल्स को जलाते हैं, आपके पाकिस्तान के अंदर मिनॉरिटीज में घुस गई है और आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं। दिमाग में टेररिज्म घुसा हुआ है, जो झूठ बोलते हैं। आप कश्मीर के ये सारी प्रॉब्लम ये जो आप बंदे उठा लेती है ना, आपने और हमने ठीक नहीं होने देंगे। स्वामी असीमान हिंदू था, उसने कहा था कि आपने मक्का मस्जिद में टेररिज्म किया हुआ है, आपने मुसलमानों को मारा है, आपने क्रिश्चियंस को मारा, आपने सिखों को मारा, आपको अपनी सब कुछ पाकिस्तान कर रहा है। आप कोई बच्चे चूड़ियां पहनते हैं, आपकी फौज ने चूड़ियां पहनी हुई है। ब्रिगेड साहब, ये जो तरीका है जो आपकी तरफ से उसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हम अपनी गुफ्तगू को यहाँ तक ले आए हैं, हम अपनी गुफ्तगू को यहाँ तक ले आए हैं कि दहशतगर्दी हम दोनों का मुश्तरका मसला है और हम इस बात पर भी मुत्तफिक हैं कि हमें मिलकर इसको आगे लेकर चलना है। मैं आपको बताता हूं, एजेंट्स हैं उनको भी हमने इग्नोर करना है, जो 90% स्पेस है उसको हमने फिल करना है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान और भारत की वर्किंग रिलेशनशिप कैसे बेहतर अंदाज से डेवलप हो सकती है। क्या सिर्फ आप हम पर ही इल्जाम लगाएंगे और हम आप पर ही इल्जाम लगाते रहेंगे, या फिर दोनों अपनी अपनी गलतियों को समझेंगे और उसको सुधारेंगे? बिल्कुल वही पॉइंट है, वही पॉइंट है। ये रवैया नहीं है कि हम बात करते हैं तो वहां से एकदम अगले की बात को काट दिया जाता है, बात ही नहीं सुनी जाती। ठीक है, आप अपनी बात पूरी करें, आप अपनी बात पूरी करें। हम बात कर रहे हैं, हमारी बात सुनो, उसका जवाब।
देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि दहशतगर्दी को कोई दुनिया का बाशऊर इंसान सपोर्ट नहीं करेगा। और मैं ये कह रहा हूं कि इस दहशतगर्दी में पिछले 3 सालों में 40,000 सिविलियन मसाजिद में, हमारी में, मदरसों में, स्कूलों में, कॉलेजेस में, सड़कों पे मारे गए। हमारे फौजी उतने शहीद हुए हैं जितने आपके साथ जंगों में नहीं शहीद हुए थे। तो हमारे लिए बहुत संजीदा मामला है। ये आपका एक बॉम्बे का मसला है, 200 का कुछ का, यही है ना। आप उसको लेके गुस्से में हैं, मैं मानता हूं, लेकिन एक बात तो सोचो यार, एक कंट्री है, इतना बड़ा वो फेस कर रही है टेररिज्म को। आपकी बात दुरुस्त हो सकती है कि जिन लोगों को पाला शायद वही डसे जा रहे हैं। अब हमारे मुल्क में एक इत्तफाक राय हो चुका है। हम ना तो आपके मामलात में मदाखलत करना चाहते हैं और ना ही हम अफगानिस्तान के मामलात में मदाखलत करना चाहते हैं। हम इन लोगों का मुकाबला करना चाहते हैं डट कर, और हमने इसलिए ये कानून बनाए हैं, आइन का सहारा लिया है। आइन से बाहर भी जाना पड़ा तो गए हैं। आप अच्छे दोस्त की तरह मौके का फायदा मत उठाओ। हम आपसे कहते हैं इस वक्त आप हमारे साथ तावन कीजिए, क्योंकि ये आग जो लग रही है पाकिस्तान में, अगर हम इसको न बुझा पाए और पाकिस्तान एक सॉवरेन स्टेट न रहा और पाकिस्तान अगर एक वीक स्टेट हो गया, खुदा न खासा, तो मैं बता दूं फिर कोई नहीं बचेगा। तो आपसे गुजारिश है, आप बड़ी जमहूरियत का दावा करते हो, आप बड़े भाई का रोल प्ले करो और पूरी बात मानते हैं, भड़काने की बजाय इसको ठंडा करने में। शीतल, भारत बड़े भाई का किरदार अदा करने के लिए तैयार है, जिस तरह इफ्तिखार अहमद साहब ने बड़ी फसाहत और बलागत के साथ ये सारी वजाहत की। आपको मैं आप बोलना चाहूंगा, अब आपकी अगर इजाजत हो, सिंपल सी चीज है, आप भी चाहते हैं कि हम भी चाहते हैं टेररिस्ट चली जाए। टेररिज्म तो जब जाएगी जब माहौल बनेगा ऐसा। सबसे पहले तो ये है कि जो इमीडिएट इफेक्ट जो अपना पैदा किया हुआ है इन टेररिस्ट ने, जैसे कि आपने पेरिस में देख रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं और हम चाहते हैं और सब कॉन्टिनेंट की कंट्रीज चाहती हैं, तो एक जॉइंट एंटी टेररिस्ट ग्रुप बन सकता है जिसको ऑटोनोमस पावर्स मिल सकती हैं और वो इंटर कॉन्टिनेंटल इंटर कंट्री में एक्ट कर सकते हैं, अगर आप चाहें और हम चाहें। पर उससे पहले मैं ये चाहूंगा, डेमोक्रेसी नाम की चीज दोनों देश में पनपने दिए जाए। पाकिस्तान में जब तक डेमोक्रेसी ठीक से नहीं आएगी तब तक आप टेररिज्म को हटा नहीं सकते, क्योंकि आपकी आर्मी चाहती है कि ये टेररिस्ट एलिमेंट आईएसआई के साथ मिलके हमारे हिंदुस्तान और आपके लोगों के ऊपर, दोनों के ऊपर अपनी कार्रवाई करते रहे, जो उनकी पॉलिटिकल आइडिया है। ये दोनों के लिए खराब है। और जब ये हो जाएगा आप देखेंगे बड़े आराम से ट्रेड चलेगा। आर्मी जो आपकी 85% ट्रेड को कंट्रोल कर रही है, वो अपने आप अपने स्थान पे आ जाएगी, जगह पे आ जाएगी, क्योंकि आपकी कंट्री फिर डेमोक्रेसी हो जाएगी। आपकी पब्लिक खुद पूछेगी आर्मी से, अब आपकी जरूरत नहीं है, अब डेमोक्रेसी आने दीजिए। जब ये माहौल आएगा तब ये बात है। उनका पॉइंट ऑफ व्यू हम तक पहुंच गया है। इस गुफ्तगू में एक एलिगेशन भी है पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की आईएसआई पर। ब्रिगेडियर साहब, ये जिसकी बात कर रहे हैं साहब, क्या ये माजी में होता रहा है या अब होना रुक गया है? हकायक क्या है? पाकिस्तान और इंडिया में जो प्रॉब्लम है वो इसी किस्म की स्टेटमेंट्स है जो इन साहब ने अभी दी। हर फौज की आर्मी, हर मुल्क की आर्मी अपनी टेरिटोरियल स्टेट के अंदर काम करती है। इनकी भी आर्मी काम कर रही है। इनकी आर्मी ने कश्मीर में क्या किया मुझे कहने की जरूरत नहीं है। ह्यूमन राइट्स वॉच, ICRC सबकी रिपोर्ट आई हुई है। सेक्शुअल मोलेस्टेशन, लोगों का डिसअपीयरेंस, जो क्राइम है वो कमिट किया। अभी मैंने आपसे बताया इनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का एक बयान सामने आया है, जो इनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल, उन्होंने क्या कहा, इनके जो पुराने चीफ है उनका बयान है कि उन्होंने टेक्निकल, एक सेकंड रुक जाइए, अब मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात का जवाब दीजिएगा। आपके चीफ ने स्टेटमेंट दी कि आपने टेक्निकल सपोर्ट डिवीजन बनाए पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म करने के लिए,
आपकी फौज जो है वो 83 स्टेट्स में लोगों के साथ जुल्म कर रही है, जहां सेपरेटिस्ट मूवमेंट जारी है, तो आप उस रिलेशनशिप के बारे में क्या कहेंगे? आप जिससे बात करते हैं तो आप अपनी फॉल्ट लाइन्स की बात करें, हमारी फॉल्ट लाइन्स हम तक छोड़ दीजिए। हम जानते हैं रिलेशनशिप क्या, आपकी लॉ क्या कर रही है। ये पूरा पहाड़ा पड़ने के बजाय आप मेरे सवाल के जवाब दीजिए। जो हमारी फॉल्ट लाइन्स हैं, जहाँ पर हम गलत हैं, आप बताइए वो क्या है? हम उनसे भी जान लेंगे कि वो कहाँ पर गलत है। हमारी जो फॉल्ट लाइन्स हैं, वो सबसे बड़ी हमारी फॉल्ट लाइन्स है टेररिज्म की, और उस टेररिज्म के जमा लेने का कश्मीर में जो टेररिज्म होता है उससे बहुत बड़ा ताल्लुक है। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। के खिलाफ लड़ रहे हैं। रिएक्शन ले ले। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। हम दोनों किस्म की दहशतगर्दी से आप रहे हैं, देखेंगे आप अपने जवाब ले लें। आगे बढ़ाते हैं। शीतल राजपूत, पाकिस्तान में शीतल राजपूत जो तब्दीली आई है, जिस तरह इफ्तिखार अहमद साहब ने एक्सप्लेन किया, वो दहशतगर्द जो हमसे नफरतआज़मा है, हम उनसे भी लड़ रहे हैं। ठीक है, जनरल मेहता को सुन ले प्लीज। क्या हम ब्रिगेडियर साहब के कमेंट के बाद जनरल मेहता को सुन ले? फौज के बारे में उन्होंने बातें कही है, यहाँ पे हमारे साथ एक फौजी मौजूद है, वो रिएक्ट करेंगे। देखिए, मैं बड़े सालों से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में पीस प्रोसेस चलाता आया हूँ। 14 साल से लगातार पाकिस्तानी फौजी और पाकिस्तान के डिप्लोमैट्स और पाकिस्तान के एकेडमिक्स और हिंदुस्तान की तरफ से भी हम इसी बात पर कि ये कॉम्पोजिट डायलॉग कैसे शुरू हो और ये ट्रेड रिलेशंस कैसे बढ़ें, ये दो बातों पर हमारी गुफ्तगू होती रहती है। तो अभी इस वक्त अगर हम एक दूसरे की तरफ उंगली उठाएंगे तो उससे ये हर एक डिस्कशन आखिर में वो पाकिस्तान की ISI क्या कर रही है, हिंदुस्तान में समझौता एक्सप्रेस पर क्या हुआ, तो ऐसे आगे बात नहीं बढ़ सकती। ये गुफ्तगू बढ़ने के लिए भारत सरकार का एक पेचीदा मामला ये है कि वो बात किससे करे। पाकिस्तान में जिसकी आवाज सुनी जाती है, जो रियल पावर है, वो फौज है, और हिंदुस्तान पाकिस्तान फौज के साथ बात करने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि जमहूरियत में पाकिस्तान की सिविल सरकार के साथ बात करने की इच्छा है और करती है। तो अभी ये सुझाव हम दे रहे हैं कि ये भारत ने रोका नहीं है, भारत की नीति बदली है बातचीत के बारे में। और नीति कैसे बदली है कि जब तक पाकिस्तान एक हाथ में बंदूक और दूसरी हाथ में कलम लेके, उससे काम नहीं चलेगा। तो जो अभी आपके प्रधानमंत्री ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी अच्छी बातें कही हैं, बहुत उम्दा बातें कही हैं, उनके ऊपर अमल करना चाहिए। और सबसे पहले अमल की बात, जहां तक हमको दिक्कत जो पहुंचाते हैं, जो हमको दुख पहुंचाते हैं, वो ऐसे दहशतगर्दी ग्रुप्स हैं जिसका नाम जॉली साहब ने लिया, उनको कम से कम उनका मुंह तो बंद करवाइए। अगर आप और कुछ नहीं करवा सकते तो दोनों साइड को, हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी कम से कम। इफ्तिखार अहमद साहब की चाहते हैं मुंह बंद सवाल का खास तौर पर जवाब दें। जी, आपकी गुफ्तगू में जो सवाल छुपा था, हम चाहेंगे इफ्तिखार अहमद साहब उसका जवाब दें कि भारत बात किससे करे? पाकिस्तान में फौज से बात की जाए, जमहूरी हुकूमत से बात की जाए, जमहूरी हुकूमत से बात होती है, फौज आ जाती है, ये कंफ्यूजन तो है पाकिस्तान में। शीतल राजपूत, मैं बहुत खुश हुआ कि कोई शख्स तो आराम से बात करना चाह रहा है। शीतल राजपूत, हमारा जो डायलॉग पहला आपके साथ हुआ वो हुआ फील्ड मार्शल अयूब खान और पंडित जवाहरलाल नेहरू का। फिर हमारा आपका जो दूसरा डायलॉग हुआ वो हमारे मुंतखब प्राइम मिनिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो और आपकी मुंतखब वजीर आजम इंदिरा गांधी के दरमियान हुआ।
फिर जो फौज का ताना हमें दिया जा रहा है कि आप किससे बात करें, हिंदुस्तान वाले बहुत दुखी हैं, किससे बात करें, और उनको बड़ा दुख है कि पाकिस्तान को कौन चला रहा है। हालांकि मैं इस किस्म के सवाल आपसे नहीं कर रहा कि आपको साउथ ब्लॉक चलाता है या नॉर्थ ब्लॉक चलाता है। हमें हमारी एक पार्लियामेंट चलाती है, और पार्लियामेंट एक मुंतखब पार्लियामेंट है, और अगर आप उसको नहीं मानते तो चलिए फिर वापस चलते हैं। आपको तो डायलॉग की दावत दी थी मेरे एक फौजी आदमी ने भी, मुस्कराइए मत, अपना गौर से सुनिएगा। वो फौजी आपके पास आपकी दावत पर आपके मुल्क में आया था, उसने बैठ के दोनों ममालिक के दरमियान गुफ्तगू का आगाज किया था। फिक्शन नहीं, वो फिक्शन आप कहते हैं ना कि पाकिस्तान का फैसला कौन करेगा। प्लीज प्लीज लेट मी फिनिश। नो फिक्शन, नो फिक्शन, डोंट कैरी प्लीज प्लीज प्लीज, नो फिक्शन। Otherwise I won't talk to you. Well, otherwise I won't talk to you. When the army man you're talking This is not about came to fair. India, जब वो आए थे वो पाकिस्तान No, के please हेड ऑफ listen to स्टेट me. थे, वो हमारा पाकिस्तान के आर्मी मुशर्रफ, चीफ नहीं थे। प्रेसिडेंट मुशर्रफ कौन था? प्लीज लिसन टू मी, प्लीज लिसन टू मी। आर्मी चीफ था प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, परवेज मुशर्रफ was the army chief also. He was also president. He was running the state affair. He went there to represent the government of Pakistan. जो जनरल मेहता ने कहा, And he, whatever he was saying on the behalf of the government of Pakistan. कि किससे बात करें? उसने बात सुने, ये आपका मसला नहीं है, ये आपका बात मेरी सुननी है या मेरे मुंह में कोई लुकमा आपने डालना है? आप मेरी बात सुने, मेरे मुंह में लुकमा मत डालिएगा। मैं तारीख की बात कर रहा हूँ। फिक्शन को क्या सुनेंगे? वो वहां पे गए, फिर आपके क्या बना दिया फिक्शन? आपको नॉलेज ही नहीं है, आपका नॉलेज ही नहीं है। You are totally illiterate. मैं आपको ये बताना चाहूंगी इफ्तिखार साहब कि आप एक बहुत सीनियर डिप्लोमेट से डील कर रहे हैं, उनको पूरी जानकारी है। प्लीज आप अपना गुस्सा मत करें, आपा मत खोलें, उनका ये कहना था कि जो अभी चीफ थे तो प्रेसिडेंट ही थे और प्रेसिडेंट की हैसियत से भारत आए थे बातचीत करने। आप देखिए कि अब आप कहानियां ना डालिए, या जनरल आदमी हो सकता है या प्रेसिडेंट हो सकता है, डेमोक्रेसी में दोनों नहीं हो सकते। बच्चे वाली कैसे हो सकते? ये कहानी है। मैंने पहले कहा था, पहले डेमोक्रेसी बनाइए, जब तक डेमोक्रेसी नहीं आएगी आप नहीं कुछ कर सकते। चलिए बोले दो। ओ भाई, ओ मेरे भाई, डेमोक्रेसी क्या है? ओ भाई डेमोक्रेसी क्या होती है? प्लीज यार जग्गे साहब आप भी, भाई डेमोक्रेसी क्या होती है? जो कश्मीर में हुई ठीक है इफ्तिखार साहब, माफ कीजिए आपको, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद में फिर हाजिर होंगी हमारे साथ, हमारा पैनल भी जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान से दिन न्यूज का पैनल भी जुड़ा होगा। आप देखते रहिए सरहद आर पार। सह प्रायोजक श्री सीमेंट, जंग रोधक सीमेंट और IndiaMart.com। नियो मेरे लाल, योगा का योग है बॉस, रेडी सीडी एंड गो। तीनों एक से बढ़कर एक, होंडा ड्रीम सीरीज। देखो देखे जमाना, पंछी उड़ा जाए रे। It's magic. Shug Plus Ultra Pan Masala, the ultimate choice. दादाजी, मैं जीत के ही आऊंगी। क्यों नहीं बेटे? दीदी क्या बनाओगी? चने। थैंक यू। मैं जीत गई दादाजी। जीत नहीं था। दीदी आप नहीं, MD है। यही तो है, MD चना मसाले का कमाल। फेना से चकाचौंध सफेदी हुई आसान, अब चमकेगा हिंदुस्तान। फेना ही लेना। अब 1 किलो फेना पाउडर सिर्फ 49 में, साथ में 5 रुपए की फेना टिकिया मुफ्त। शॉकिंग न्यूज, अंतरिक्ष से गिरते हुए मीटियोर यानी आग के पत्थर सारी दुनिया को तबाह कर रहे हैं। पता नहीं इसे कौन रोक पाएगा। बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा।
अब चाक सफेदी सुखी हाथ और चमक दमक भी रहे साथ। ऐरो गैरो नस्तु खैरो की खत्म हो गई बारी, सब पे भारी घड़ी हमारी घड़ी डिटर्जेंट केक। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। 8 वोट का ओरेवा एलईडी लैंप सिर्फ 365 में, और वो भी 2 साल की वारंटी के साथ। ओरेवा, पावर सेवर टू द नेशन। मेरे ख्याल से स्नो व्हाइट बेस्ट है। हमारे किचन में सिर्फ फ्लैट रेड। अमेरिकन वॉलनट, दैट्स इट। रूफ, ब्रिलियंट। अरे ये क्या कलर है? अमेरिकन वॉलनट। I can help. ये है वो। अपना हर ख्याल हमारे पास पाए। सेंचुरी लैमिनेट्स, माय डिजाइन माय स्टाइल। किसको प्यार करूं, कैसे प्यार करूं, किसको प्यार करूं, हाँ कैसे प्यार करूं। ये भी है, वो भी है, तू भी है। Pizza Hut presents flavors of the world from Mexico, Rome, Turkey and Rawalpindi. होगा हर बार नए वाले से प्यार। For delivery, order online. Color Mate, hair color. Oh baby, you got color. Color Mate, the true mate for your hair. किचन किंग हो या गरम मसाला, पाव भजिया चंकी चाट मसाला, असली मसाले सच सच MDH. Style doesn't shout or wave or say hi. Style just arrives in style. Style never introduces itself. Style never talks, but people still listen. Style is the role model in the supermodel. Style always leads the way. Style doesn't end when all alone. It stays with you because you're born with it. Blender's Pride Fashion Tour. Taste life in style. क्या नए से रंग है, जागती उमंग है, जिंदगी को चमकने दो, थोड़ी सी शरारतें प्यार की। सोमानी टाइल्स एंड सैनिटरी वेयर, जिंदगी को चमकने दो। Be like Radha with Subhas Sarees. Subhas Sarees in association with Faber. शॉकिंग न्यूज। अंतरिक्ष से गिरते हुए मीटियोर यानी आग के पत्थर सारी दुनिया को तबाह कर रहे हैं। पता नहीं इसे कौन रोक पाएगा। बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। इधर की जमीन हिंदुस्तान की, उधर की जमीन पाकिस्तान की। इधर का पानी हिंदुस्तान का, उधर का पानी पाकिस्तान का। यहाँ आकर राजनीति बदल जाती है, रिश्ते बदल जाते हैं। अर्ध सत्य। तो सरहद आर पार में बड़ी बहस लाइव आप देख रहे हैं। पाकिस्तान से हमारे साथ दिन न्यूज के मोहम्मद अजीम और उनके साथ उनका पैनल जुड़ा हुआ है, और यहां से हमारे साथ पूरा एक पैनल जुड़ा हुआ है जो इस मसले पर चर्चा कर रहा है कि आखिर नवाज शरीफ को क्या मोदी फोबिया हो गया है, अब क्यों भारत और पाकिस्तान के बीच तू मैं थमती नहीं है और कोई सार्थक तरीके से बातचीत आगे बढ़ती नहीं है। अजीम साहब, अगर आप हमें सुन पा रहे हो तो मैं वापस हम जुड़ गए हैं आपके साथ। हमारे साथ विजय जौली बीजेपी के नेता हैं जो अपना पक्ष रखना चाहेंगे। इफ्तिखार साहब अभी अपना पक्ष रख रहे थे, उसी के जवाब में विजय जौली साहब कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, मैं ये सबसे पहले ये जरूर कहना चाहता हूं कि भारत की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर पाकिस्तान के साथ दोस्ताना संबंध बनाने की प्रबल इच्छा रखती है। अगर ऐसी इच्छा नहीं रखती तो वो नवाज शरीफ साहब को अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी में नहीं बुलाते, उनके साथ गुफ्तगू नहीं करते। लेकिन ये बात जरूर है, जब हमारी सरकार आपके साथ सेक्टेरियल लेवल टॉक्स करना चाहती थी, आप सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स को जम्मू कश्मीर के बुलाकर उनके साथ आपके हाई कमिश्नर साहब आपके इंस्ट्रक्शंस के ऊपर जब उस वार्तालाप को आगे बढ़ाने की कोशिश करी तो मेरी सरकार ने अपना फर्म फुट डाउन किया। हमारा यह मानना है, आपके प्रधानमंत्री का हम आदर करते हैं, वो चुने हुए हैं और वो डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं। लेकिन यह भी सच है, जब प्रीवियस इनकारनेशन में थे हमारे प्रधानमंत्री
अटल बिहारी वाजपेयी दोस्ती का हाथ लेकर एक बस यात्रा कर पाकिस्तान गए थे, लेकिन एवाज के अंदर, बदले के अंदर हमें कारगिल का युद्ध सहना पड़ा, जिसमें आपके नौजवान भी मारे गए, मेरे भी भाई मारे गए। और भाई किसी का भी मारा जाए, उसके मां बाप से पूछो उसके दिल पे क्या बीतती है। लेकिन जब आपके प्रधानमंत्री कहते हैं दिस इज अ गुड तालिबान, दिस इज अ बैड तालिबान, दिस इज अ गुड टेररिस्ट ग्रुप, दिस इज अ बैड टेररिस्ट ग्रुप, जो टेररिस्ट ग्रुप भारत को अटैक करेगा वो तो गुड टेररिस्ट ग्रुप हो जाए, जो पाकिस्तान को महफूज रखे वो बढ़िया हो जाए। इन चीजों से बचना चाहिए। हम ट्रेड चाहते हैं, हम दोस्ती चाहते हैं, हम दोनों देशों के अंदर वार्तालाप चाहते हैं, लेकिन वो वार्तालाप तब होगा जो लोग भारत के अंदर दहशतगर्दी करने के आरोपी हैं, जिनके खिलाफ उन्होंने जो अभी भी पाकिस्तानी पैनल को सुन लेते हैं और जो पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं, उनके ऊपर आप कृपा करके कहीं ना कहीं उनको विजय जॉली सुन ले विजय जॉली सुन ले। एक तो बात मैं महसूस, ठीक है विजय जॉली क्या की बातचीत का जवाब दे दीजिए। शीतल, ऐसा महसूस होता है कि गालिबन बीजेपी अब किसी के कंट्रोल में नहीं रही है। बात सुनिएगा, ऐसे तो फिर बात अच्छी नहीं लगती। देखिए उन्होंने जो कहना था हमने सुन लिया, ये तो मुनासिब नहीं है कि बात ही किसी को न करने दी जाए। तो क्या फायदा, आप भी घर से तैयार होके आते हो, मैं भी तैयार होके आता हूँ, हम बात करेंगे, कुछ सीखेंगे आपसे। देखिए जी, जहां तक अटल बिहारी वाजपेयी का दौरा है, वी रिस्पेक्ट, और पाकिस्तान में उनका एक बहुत बड़ा कद बना है। उसके बाद का जो वाकया जिसका आप तस्करा करते हो, हमारे मुल्क में भी उसके बारे में कोई अच्छी राय नहीं पाई जाती, बल्कि यहाँ पे तो ये मुतालबा हुआ था कि उसके जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कमीशन बनना चाहिए। ये हमारे मुल्क का अंदरूनी मामला है। हम एक डेमोक्रेट हैं। अब आप पिछले दिन अभी एक दोस्त, ये जो दोस्त हैं मुझे बता रहे थे कि खास किस्म का सदर चाहते हैं पाकिस्तान में, वो ऐसा हो नहीं सकता। और ये डिप्लोमेट बैठे हैं, मुझे अफसोस है कि मेरे बातों से इनको दुख पहुंचा। डिप्लोमेट साहब, मैं इसलिए आपसे माफी चाहता हूं। मेरा तो ये ख्याल था कि 99 में जो हमारा सदर बना वो हमारा एक सॉवरन सदर था, उसकी नुमाइंदगी यूएनओ में थी, उसके एम्बेसडर आपके मुल्क में तैनात थे, तो आप सडनली उसको मानने से इंकारी हैं। तो ये मेरे लिए अफसोस की बात लगती है। वो हमें रिप्रेजेंट करता था। तो आपने पूछा कि आप किससे बात करें, सिविलियन से करें या फौज से करें। तो फौज वाले भी आपके पास आए थे, उन्होंने 4 निकात का एजेंडा दिया था। कश्मीर के मामले पर इतना वाज़ेह एजेंडा शायद पाकिस्तान में उस पर बहुत लेदी भी हुई थी कि फौज के सरबराह को ये एजेंडा नहीं देना चाहिए। तो हम तो हर लिहाज से आपसे बात करने को तैयार हैं। बाकी रहा कि आपका ये ख्याल है, जहां से दोस्त किसी ने कहा कि पाकिस्तान ने 14 हफ्ते के अंदर ही पाकिस्तान बनने के बाद ये शुरू कर दिया था। मैं तारीख के उन तारीख अबवाब में नहीं जाना चाहता जहां पे ये कहा गया था कि पाकिस्तान सिर्फ चंद दिनों की खेल है, चंद हफ्तों की खेल है। मैं उस बहस में भी नहीं जाना चाहता कि बांग्लादेश बनवाने के बाद इंदिरा गांधी ने क्या कहा था। आइए मिल के इस खिते के अंदर एक मजबूत जमहूरियत, एक मजबूत अवामी बेहतरी की कोशिश करें, और हम ये सब कर सकते हैं। नहीं, लेकिन बात किससे करें? हमें अपने जज्बात को काबू करना चाहिए। बातचीत किसके बीच हो? बातचीत किसके बीच हो? आप बात हमसे करें। आपकी सरकार और हमारी सरकार के बीच हो ना। शीतल सुनो, ये मैं तजवीज दे रहा हूँ। शीतल बात सुने। जिस आदमी को सवाल है कि आपने बुलाया था अपने प्राइम मिनिस्टर की दावत पर, अपने प्राइम मिनिस्टर की रस्म हल्फे वफादारी पर, आप उस आदमी से बात करें और देखें। ये बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि 14 साल से अपना कंपोजिट डायलॉग के हवाले से बैकडोर पॉलिसी। इफ्तिखार साहब, मैं आखिर में आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपके प्रधानमंत्री, जिनको हमारे प्रधानमंत्री ने बुलाया था, आपने कहा कि वो दोनों आपस में बात करें, तो आपके प्राइम मिनिस्टर भी तो हमारे प्राइम मिनिस्टर से बात करें ना। आपके यहाँ पे जो हाई कमिश्नर है वो सेपरेटिस्ट नेताओं से और तमाम तरह के लोगों से क्यों बातचीत करने पे उतारू हैं? सरकारों को आपस में बात करनी चाहिए ना। मेरी बात सुनिए शीतल,
शीतल, आप एक जर्नलिस्ट हो, आप एक जर्नलिस्ट हो और वर्किंग जर्नलिस्ट हो। देखिए, जर्नलिस्ट के तौर पर ही सवाल है। जस्ट वन सेंटेंस, अगर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ लाइक एनी प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल में हैं, आपका हेड ऑफ गवर्नमेंट के हिसाब से, तो उसका मतलब है ये वो ही टेररिज्म डायरेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया के खिलाफ, तो बातचीत नहीं हो सकती। अगर आपका आर्मी कंट्रोल में है तो उनसे बातचीत नहीं हो सकती, क्योंकि वो आर्मी है, वो गवर्नमेंट नहीं है। ये आप मसला सॉल्व कर लीजिए, जैसे कि इन्होंने पूछा कब आप डेमोक्रेसी लाएंगे। दरिया साहब एक सेकंड, आपको पता नहीं वो क्या बात कर रहे हैं, सुन तो लेना। देखिए, आप लोग फिर बात में उलझा गए, अपने बातों के जाल में फंस रहे हो। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। अजीम साहब, हमारे पास आज की बहस का वक्त खत्म हो गया है। आज की बहस का वक्त खत्म हो गया है। इफ्तिखार साहब और आपके पैनल के पास हम अगले हफ्ते फिर आएंगे, हमारे पास फिर वक्त होगा, यहीं से आगे बात बढ़ाएंगे। हमारा पैनल भी हमारे साथ जुड़ा होगा। फिलहाल सरहद आर पार में आज के लिए इतना ही। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए इंडिया न्यूज।